अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एमक्यूएम ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि जब तक बल्दियाती निज़ाम बहाल नहीं होता तब तक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। ये वही एमक्यूएम है जिसके हुकूमत से निकलते ही मुंतखब हुकूमतें गिर जाती हैं या मुश्किल में आ जाती हैं। इनके इस बयान को कोई भी सियासी जमात नज़रअंदाज नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जहां पे 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बारे में ये अफवाहें हैं कि वो मुलतवी हो सकते हैं। अफवाहें इतनी गर्म हैं कि पाकिस्तान की बड़ी जमातें इस पर रद्द अमल देने पर मजबूर हैं। ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। वो उम्र के और अपनी सेहत के हवाले से भी हमें कंसर्न है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जिसके लिए वो इस हाल को पहुंचे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाए। और दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी तौर पर मफाद में नहीं है 1 घंटा भी डिले इलेक्शन, तो हम कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा? क्या IMF गैर मुंतखब नुमाइंदों से डील करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इस जुम्मे को PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं। PTI पकड़ धकड़ का शिकार है। इन इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा जब तमाम अहम लीडर बशमूल इमरान खान जेल में हैं? और क्या इमरान खान बतौर चेयरमैन इलेक्शन जो है लड़ पाएंगे या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन अफजाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप फाइनेंस और इकॉनमी के मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी PILDAT के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर आजिज़ धामड़ा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद बिलाल साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अब सवाल यह है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हदायत दी है कि PTI को करनी चाहिए, आपने हाल ही में एक मजमून लिखा और आपने कहा यह अनप्रेसिडेंटेड है, पहले हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। आप इतने तवील अरसे से इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो है पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी जो हो वो इलेक्शन कमीशन करे एक पार्टी के ख़िलाफ़? बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि आज तक कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक रस्मी कार्रवाई के अलावा तो कुछ नहीं समझा गया। जब भी इलेक्शन हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ये करता है कि आपकी डेट हो गई है, आपकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, आप इलेक्शन करा के हमें इतला करें, और उसके लिए भी बर्दाश्त कर लेता है। साल 1-2 साल आगे पीछे भी हो जाए तो कोई उन्हें एतराज़ नहीं होता। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने इलेक्शन कराए हों, उसकी इत्तला इलेक्शन कमीशन को दी हो और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इतनी डिटेल स्क्रूटनी की हो, फिर उसके बाद उसको कालेदम भी करार दे दिया हो। ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं हुआ। ना तो पहले कभी मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये कैपेसिटी होती थी, ना उन्होंने कभी ये किया है। और ये बड़ा सबके लिए एक पैगाम होना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है वो किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। अगर उन्होंने भी इसका रूल्स का और लॉज का जो पहले चुपके से वो उसके बच निकलते थे, अब उसका एहतराम ना किया तो उनके साथ भी हो सकता है। आजिज़ धामड़ा साहब, आपने अहमद बिलाल साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ शायद PTI तक ना रुके, ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक शुरू किया है मामला, उसके अंदर और भी पार्टीज इसकी जद में आ सकती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी साजिशें होती हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़, आपकी पार्टी ने तो बहुत कुछ देखा है। ये तो ना होगा आज PTI है कल आप हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनीदा, ये एक कंडीशन तो है अपनी जगह पे कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर इंट्रा पार्टी की एक कंडीशन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाने होते हैं और वो फिर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करानी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब जाहिर है कि फिर उस इदारे का काम ये शुरू हो जाता है कि वो मुतमिन होते हैं या नहीं होते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टीज का इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन का एक जो कंडीशन है इलेक्शन कमीशन की, उसको उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तमाम जो रूल्स है इलेक्शन कमीशन के। बाकी इसको
लेके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन ये जरूरी समझती है कि कहीं ना कहीं अगर रूल्स में कोई वायलेशन हुई है तो वो कोई डिसीजन देगी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये ग्राउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन को अगर समझते हैं कि कोई कदगन लगा रही है इलेक्शन कमीशन या बायस है किसी पार्टी के साथ, तो फिर अदालतों के दरवाजे भी खटखटाने होते हैं। फिर अदालतें इस मुल्क में मौजूद हैं। अगर हमारी पार्टी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हुआ तो जाहिर है फिर हम अदालत में जाएंगे। इस मुल्क में किसी न किसी डिसीजन को चेंज करने के लिए अदालतें तो मौजूद हैं। ठीक। एहसान अफजल साहब, आप चूंकि मामलात इकॉनमी के हवाले से भी देखते हैं, अब 8 फरवरी को आपके पार्टी लीडर्स कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन कराना ही कराना है। लेट्स से कि इलेक्शन मजीद मुलतवी हो जाता है तो IMF की जो डील है क्या वो गैर मुंतखब नुमाइंदे कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो एक आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है जो 9 माह पे मबनी है, तो वो तो मार्च तक तो वही डील चलेगी। उसके बाद मुमकिना तौर पे पाकिस्तान को एक 3 साला मुआहदे पे जाना होगा जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आप कहते हैं, जिसका बेसिक मकसद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता है जो कि लीड करता है आपको बैलेंस ऑफ द पेमेंट की क्राइसिस से बाहर निकालता है, फिस्कल डिसिप्लिन जिसकी एक बुनियादी तरजीह होती है। तो वो तो जहाँ है कि ये वाली हुकूमत उसको निगोशिएट, वो तो वैसे भी मार्च के बाद जो है उसकी निगोशिएशंस वगैरह शुरू होंगी और ग्राउंड वर्क तो अभी से ही मेरे ख्याल से तैयारी उसी तरफ बढ़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन डिले हों 8 फरवरी से फॉरवर्ड। पहले तो जो था एक पार्लियामेंट थी और पार्लियामेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फाइनेंस के हवाले से एक डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वो एक वजह बनी। अभी तो पार्लियामेंट भी नहीं है तो किस बुनियाद पे इलेक्शन डिले होगा? होना नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं है। तो हम तो पुर उम्मीद हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये तो पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, मगर पाकिस्तान के अंदर हमने ना होनी को होनी होते हुए देखा है। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शंस आगे डिले हो जाते हैं, जिसकी बात अब की जा रही है, अफवाहें गर्म हैं कि जी इलेक्शंस मज़ीद और डिले हो जाते हैं, तो फिर जो सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं उनको कैसे मुलतवी किया जाएगा? जी वो भी बड़ा मसला बनेगा। और ये जो आपने जिक्र किया था कि IMF के साथ हमें एक लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट में जाना है वो भी कटाई में पड़ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमें पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। वो हमारे पास बहुत टाइट लीश है, तो वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ तो डील नहीं करेंगे जो मुंतखब ना हो या जिसने इंतखाबात ना करवाने का फ़ैसला किया हो। पहले भी आपको याद है जब इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो रहा था तो वो इमरान खान साहब अगरचे हुकूमत में नहीं थे, लेकिन IMF की कंट्री डायरेक्टर उनसे भी मिलने गई थी ताकि उनसे राय ले लें कि वो भी इसके हक़ में हैं या नहीं, क्योंकि कल को वो पावर में आते हैं वो इसको ऑनर करेंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अब अगर बहुत ही पाकिस्तान की पोजीशन किसी न किसी वजह से डेस्परेट हो जाए तो वो मैं अलग है बात कि कैसे होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अदरवाइज़ इंतखाबात होने हैं। और ये गालिबन सारी प्रॉब्लम इसलिए है कि इलेक्शन का अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। तो जैसे ही इलेक्शन का प्रोग्राम आएगा तो मेरे ख्याल में फिर ये नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह देने का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर लोगों को यकीन आ जाएगा। तो आइंदा मेरे ख्याल 30 नवंबर को ये आने वाला है आपकी डीलिमिटेशन का ऐलान, और उसके बाद मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोग्राम भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर प्रॉबेबली इन गलत फहमियों का या इन अनसर्टिनिटी का ख़ात्मा होगा। ठीक है आजिज़ धामला साहब, आपकी पार्टी तो बार बार जो है ये खदशात का इजहार कर रही है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, और जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि 2 डेमोक्रेटिक बड़ी जमातें हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शंस डिले हो जाएं और उनको कोई मसला नहीं होगा अगर इलेक्शंस डिले ना हो। तो आपके क्या खदशात हैं? आप जिस तरह के अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि अगर तो इलेक्शन स्केड्यूल आ जाता है फिर तो कोई चांस ही नहीं, फिर तो इलेक्शंस हो ही रहे हैं 8 फरवरी को। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं। और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान में जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर गई थी, जी
मेरा ख्याल है आजिज़ धामड़ा साहब से हमारा जो है राब्ता जो है नहीं हो पा रहा। यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाती हूँ और एहसान साहब आपसे भी पूछ लेती हूँ कि आयुष जी, आजिज़ धामड़ा साहब वापस आ गए जी। आजिज़ धामड़ा साहब कंटिन्यू, आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी। जी, मैंने कहा कि ये खदशात पॉलिटिकल पार्टीज को होने चाहिए जब तक शेड्यूल नहीं आएगा, क्योंकि आईनी तौर पर जो मुद्दत थी इंतखाबात कराने की वो गुजर गई, क्योंकि डिलिमिटेशन की बात कर रही थी इलेक्शन कमीशन, मगर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद हमें डेट तो मिली है मगर शेड्यूल नहीं आया, तो हमें उस शेड्यूल का इंतजार है। और जाहिर है एक ही पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, जो बार बार इलेक्शन मांग रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो ठीक है। अगर नहीं, मगर देखिए ना, आज एमक्यूएम ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके तो वो एक ज़माने में इत्तेहादी भी रह चुके हैं, आप तो उनके साथ डील करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जी जब तक लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक एमपी और एमएनए का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एमक्यूएम जो है वो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सिर्फ हमारी इत्तेहादी नहीं है, वो हर हुकूमत की इत्तेहादी होती है। ठीक है, जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो उनके इत्तेहादी होते हैं। आप जरा चेक कीजिएगा, क्योंकि हर हुकूमत में एमक्यूएम इत्तेहादी हो, ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी हुक्मरान जमात में एमक्यूएम इत्तेहादी ना हो। नहीं, मगर उनकी इस तरह स्टेटमेंट दे देना, अफवाहें गर्म है, इस माहौल में ये स्टेटमेंट दे देना, आप उसको कितना वेट देते हैं? एमी तो नहीं उन्होंने दी स्टेटमेंट। एमक्यूएम इलेक्शन से घबरा रही है, एमक्यूएम इलेक्शन में नहीं जा सकती, एमक्यूएम की वो शहरों में पोजीशन नहीं है, ना वो वोट को डाका डाल सकते हैं, ना वो उनकी वो कंडीशन रही है तंजीमी तौर पर भी कि एमक्यूएम इलेक्शन में जा सके। इसलिए मेरे ख्याल में कोई ना कोई बहाना जरूर वो एमक्यूएम ढूंढ रही है। अब मिसाल के तौर पर वो कभी कभी कहते हैं ये एहसास महरूमी है, एमक्यूएम ये भी लिसानियत की सियासत को एक बार फिर परवान चढ़ा रही है। भाई सिंध में गवर्नर किस पार्टी का है? अच्छा ठीक, आपकी बात समझ गए एहसान अफजल साहब। जिस तरह के आजिज़ धामड़ा साहब कह रहे हैं कि जी वो एमक्यूएम जो है वो इलेक्शंस में जाने से डर रही है, क्या बात इतनी सादी है? या आप समझते हैं कि एमक्यूएम हमेशा एक बात करती है, उसके बाद जो है एक तरह से एक लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स चीज़ें गिरना शुरू हो जाती है, माजी में अगर हमने देखा है, तो कहीं कोई अलार्म बेल्स तो नहीं होने चाहिए सियासी जमातों के अंदर कि एमक्यूएम ये बात कर क्यों रही है, इस वक्त क्यों कर रही है, लोकल बॉडीज पर क्यों कर रही है? जी जी, आज थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इस बात चलो, एमक्यूएम ने आज मुतालबा किया है, ये मुतालबा ठीक भी है। अगर सपोज ठीक भी है तो ये तो आप जो हुकूमत बनेगी, जब आप किसी हुकूमत में इत्तेहादी होंगे तो आप ये कंडीशन लगा लेना कि भाई हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को वोट तब देंगे जब वो हमसे ये वायदा करें। वो तो आप असेंबली मजबूत करने के बाद करें ना। हाँ, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। एहसान अफजल साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले अभी तो कोई गवर्नमेंट का एमक्यूएम हिस्सा नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो अभी इलेक्शन से पहले अगर वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ पे जोर डाल रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ की कंटिन्यूटी और उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करना चाहिए। और ये उन्होंने जब हमारे से भी बातचीत की तो ये उनका नंबर 1 एजेंडा था, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि आईनी कवर मिलना चाहिए जो इंश्योर करे कि लोकल बॉडीज जो हैं वो कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहे, और फिर उनकी डिपेंडेंस जो है रिसोर्सेज की वो सूबे उनको दें ना दें, इसके वो भी इंश्योर की जाए और उसका भी कवरेज जो है वो मिले। So you don't see alarm bells ringing with this statement? देखिए, ये जो उनकी ये जो डिमांड है जिसका मैंने जिक्र किया, ये तो हमारे भी बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स जब हम मंशूर के ठीक है, नहीं वो बात एक और चीज़ है, मगर अफवाहें गरम के जी इलेक्शंस मुलतवी नहीं हो सकते हैं और उसके बाद एमक्यूएम का इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ऑब्वियसली लोग जो है ये सवाल तो कर रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इलेक्शन मुलतवी की जो बातें और जो रूमर्स चल रहे हैं, मैं तो उसको जो है वो और तेल उसमें नहीं डालने की कोशिश करूंगा। उसकी वजह ये है कि 30 नवंबर को बिल्कुल जिस तरह बिलाल साहब ने भी कहा कि डीलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी और इतराज़ात और अनाउंस हो जाने चाहिए, उसके विद इन फ्यू डेज एक्सपेक्टेशन ये है कि ईसीपी एक फुल फ्लेज स्केड्यूल जो है इलेक्शन का अनाउंस कर देगा कि कब आपने कागज कैंडिडेट्स ने जो है वो फाइल करने हैं और उसकी स्क्रूटनी और सारे मामलात। अगर ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पे पहले हफ्ता जो दिसंबर का है ऐसा नहीं होता, फिर मैं जरूर कहूंगा कि ये खतरा है और ये क्यों हो रहा है और ये इसके पीछे क्या बातें। लेकिन 30 नवंबर का मेरा ख्याल से हमें इंतजार कर लेना चाहिए। हमारी जमात
अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने तो डेट क्लोज हो चुकी है PMLN के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं सूबाई कौमी असेंबलियों में कि वो पार्टी को अप्लाई करें, और उसके अलावा एक इंटरव्यू का स्टेज भी जो कि ठीक है, आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। जी, पार्लिमानी बोर्ड तो तश्कील दिया गया है, लेकिन जो एक इंटरमीडिएट लेवल पे जो इंटरव्यूज का स्टेज है वो भी स्टार्ट हो चुका है PMLN की तरफ से। तो हम तो फुल फ्लेज इलेक्शन की तरफ बढ़े और एक्सपेक्टेशन यही है कि दिसंबर के पहले दिनों के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्केड्यूल अनाउंस होगा। नहीं होता डेफिनेटली तब अलार्म बेल्स बजने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये आपने बड़ी क्लियरली बात कर दी। एक छोटा सा वक्फा नाजरीन शामिल करते हैं, मगर इसके बाद अहमद बिलाल साहब से भी पूछेंगे कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं क्या वो जमहूरी तकाजे पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये ज़रूरी है जमहूरियत के लिए कि इलेक्शंस हों, और ये भी ज़रूरी है कि जब इलेक्शंस हों तो वो जमहूरी तकाजे और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है कम अज़ कम वो तमाम सियासी जमातों को मिलना चाहिए। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस की तैयारी तो कर रही हैं, मगर अभी ये अनक्लियर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म कैंडिडेट कौन होंगे, चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त नाअहल हैं और इमरान खान साहब भी नाअहल हैं। मगर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने हैं PTI के जुम्मे को, उसके अंदर भी ये अभाम है कि क्या इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन के तौर पर इलेक्शंस लड़ भी सकेंगे कि नहीं। इस हवाले से आज शेर अफगन मरवत जो नायब सदर हैं PTI के और इमरान खान साहब को मिलते रहते हैं चूँकि वकील हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है। अच्छा जी, आज जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद PTI के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये बात आ गई कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि PTI के चेयरमैन के लिए इमरान खान साहब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या वो अहल भी हैं लड़ने के लिए ये इलेक्शन, चूँकि कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो तो वो नहीं लड़ सकते, उसके लिए तो वो नाअहल है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी भी मौजूद है, यानी वो एप्लीकेबल है। और उसमें तो ये हुआ था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि चूँकि जो शख्स असम्बली का इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है उसको ये कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो बाकी असम्बली के मेंबर्स को कंट्रोल करे। तो इसलिए फिर नवाज शरीफ साहब को असम्बली के पार्टी की लीडरशिप से भी नाअहल करार दिया गया था। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर चूँकि वो नाअहल हैं इस वक्त तोशाखाना केस में, तो वो असम्बली के इलेक्शन लड़ने के अलावा पार्टी की सरबराही के लिए भी नाअहल है। तो इसलिए ये एक मसला है। और अगर उसको चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन जब तक वो चैलेंज रिवर्स ना हो जाए, यानी ये रिवर्स ना हो जाए फैसला, तब तक तो ये ख़तरा मौजूद है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और अगर ये इन्होंने उन्हें इलेक्ट कर लिया और उनका नाम इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, तो ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन उसको एतराज़ लगा के फिर कालादम कर दे कि ये तो नाअहल थे पहले ही, तो कैसे आपने इनको इलेक्ट कर लिया। तो ये मुश्किल बात है, इनको को फैसला करना होगा। इसलिए वो सोच विचार के लिए उन्होंने जुमे तक का सोचा है कि मीटिंग करके कुछ फैसला निकालते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब तक की जहां बात है तो अभी भी वो नाअहल हैं। जी, अभी भी नाअहल। तो जिस तरीके से उनका केस चल रहा है, आप समझते हैं कि 8 फरवरी तक वो इस पोजीशन में होंगे कि वो नून लीग की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन के उभरें और कैंपेन भी कर सकें? नहीं, ये फैसला तो गालिबन 8 फरवरी से बहुत पहले करना होगा, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स तो फाइल होंगे दिसंबर के मिड तक, यानी 15-20 दिसंबर तक आखिरी डेट होगी नॉमिनेशन पेपर्स की। तो अगर वो उस वक्त तक अहल नहीं होते तो फिर वो नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सकते, वो MNA नहीं इलेक्ट हो सकते, तो वज़ीर आज़म होने का सवाल ही नहीं है। आजिज़ धामरा साहब, चूँकि आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट को इज्जत दो के लिए उन्होंने इतनी अजियत बर्दाश्त की, मगर फिर जो है वो फिर से लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक वो अहल तो हो ही नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि अभी भी वो लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी यही कहा है, और कल मैंने भी कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने यही कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क की सियासी फिजा में एक नारे की गूंज फिर नए नारे की गूंज सुननी पड़े कि मुझे क्यों बुलाया। तो मेरे ख्याल में कि
इलेक्शन डिले किस भी वजह से हुए 8 फरवरी को जो हो रहे हैं, मगर जो मियां साहब का जो केस है, मुझे खुशी होगी कि मियां साहब नाअहली से बाहर निकले थ्रू अदालत के, और इस मुल्क में जो सेहतमंद सरगर्मियां हैं इलेक्शन की उसमें हिस्सा लें। मगर मेरे ख्याल में कि ये जरूरी नहीं है कि जो शेड्यूल है आपका एंड ऑफ जो दिसंबर है नॉमिनेशन फॉर्म भराने का, उस जरूरी है कि उसमें अदालत जो है वो फैसला सुना दे। अदालत जो है वो कंडीशनल इसमें पाबंद नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ चुका है और किसी शख्स के लिए स्पीडली आप फैसला सुना दे कि जी ये नाअहल है या नाअहली खत्म हो गई है, तो वो तो एज इट इज अदालती शेड्यूल के मुताबिक केस चलता रहेगा मियां साहब का, और ये इलेक्शन का शेड्यूल अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी होता रहेगा। अब उसमें ख्वाहिशें जरूर हैं कि उसके अंदर अंदर ये केस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब वो कानूनी तौर पर अदालत ही बेहतर जानती है कि उस केस को कितनी देर मजीद चलाना है, या इलेक्शन शेड्यूल की नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही जो है वो खत्म कर देना है। ये नहीं, क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना कि वो लाडला है, तो अगर लाडला होता तो फिर अहल तो कर देते ना। नहीं, मेरे ख्याल में कि जो इलेक्शन 6 महीने में तो आईनी तौर पर नहीं होने चाहिए थे ना, 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए। अच्छा, मगर जारी आखिरी लम्हात से सीसीआई में एक डिसीजन हुआ, सेंसस के हवाले से लिमिटेशन हुई, मगर उसके बावजूद हम ये कह रहे थे कि आप अपने जो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन के सारे काम करे, मगर शेड्यूल एज सच दे दे। मगर शेड्यूल देने में क्या बात थी कि अभी भी आप ये कह रहे हैं ना कि जी 30 नवंबर के बाद हम शेड्यूल दे देंगे। वो बात इलेक्शन कमीशन खुद से ये कह देती कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में ना आना पड़ता, मगर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद आपने डेट भी दे दी, आप पाबंद भी हो गए। तो ये काम खुद से करने वाली बात थी जो पीपल्स पार्टी बात याद दहानी करवा जी। एहसन अफजल साहब, आपने आजिज धामड़ा साहब की भी बात सुन ली। अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और धामड़ा साहब कहते हैं कि वो कहीं ये ना कहे कि मुझे क्यों बुलाया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन डिले क्यों हुआ। इलेक्शन इसलिए डिले हुआ क्योंकि सीसीआई ने सेंसस को नोटिफाई किया। सीसीआई के अंदर सेंसस को किसने नोटिफाई किया? जितनी भी कोalition की जमातें थी, बासमेत पीपल्स पार्टी, उनकी यूनानिमस फैसले के साथ उनके चीफ मिनिस्टर सिंध के बैठे थे, तो उन्होंने एग्री किया, तो जो है वो सेंसस नोटिफाई हुआ। तो अगर उसकी बुनियाद पे जो है इलेक्शन कमीशन ने कोई टाइम का स्केड्यूल दिया हल्का बंदियों के लिए, तो उसकी बुनियाद पे दिया, तो उस डिले के तो जिम्मेदार आप भी हैं। आज अगर आप ये कहें कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए डिले हुआ, तो ये तो बिल्कुल एक बात लॉजिक नहीं रखती, क्योंकि डिले करने में तो आप भी शामिल थे सेंसस को नोटिफाई की बुनियाद पे। जहां तक बात ये है कि मुझे क्यों बुलाया वाली बात, देखें ये तो अदालतों ने रिलीफ देना है, अपने टाइम पे देना है, कोई उसका इलेक्शन स्केड्यूल से लिंकेज नहीं है, और हम पुरुमीद हैं कि वो टाइमली जो है, वो हमारी ख्वाहिश है कि उनको टाइमली जो है इंसाफ मिले, उनके केसेस जो हैं वो कंक्लूजन की तरफ जाएं। अगर नहीं जाते तो मियां साहब कैंपेन लीड करेंगे, हर लिहाज से लीड करेंगे, वो हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, और अगर उनकी जो है वो कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंचते केसेस, तो जब वो पहुंचेंगे तो फिर भी वो वजीर आजम बन सकते हैं दोबारा किसी सीट पे एमएनए का इलेक्शन लड़के। बहरहाल ये फैसला कि वजीर आजम कौन होंगे, इसका असर आपकी कैंपेन पे तो पड़ेगा ना। अगर मुझे यही नहीं पता एज अ वोटर कि मैं पीएमएलएन को वोट करूंगी, तो उसके नतीजे में कौन वजीर आजम बनेगा, तो उसका आपके कैंपेन पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, देखें हमारे बहुत क्लैरिटी है, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बनेंगे, हमारे कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं, और अगर कोई और वजीर आजम बनेगा तो उसकी नॉमिनेशन भी मियां नवाज शरीफ करेंगे। और अगर उनके खुदा न खास्ता केसेस का कोई मामला नहीं कंक्लूजन की तरफ जाता, तो फिर वो लीगल टीम जो है वो उसका रास्ता निकालेगी कि जब वो कंक्लूड हो जाए तो फिर हमारी वो कहीं से बाय इलेक्शन लड़के आ जाए। तो बहरहाल वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। हम इस चीज़ पे हमें यकीन है कि उनकी सजाएं जो हैं, अगर इंसाफ हुआ, अगर हकाइक पे मबनी फैसले हुए, तो वो जरूर बरी होंगे अपने केसेस। चले ये हम देखेंगे, ये तो अभी हमें नहीं पता कि क्या
वो बरी होंगे कि नहीं होंगे और कितना अरसा लगेगा इस मामले को। जिस तरह के अहमद साहब बता रहे हैं कि दिसंबर के अंदर कम से कम आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने। मगर अब सवाल ये है कि जिस माहौल में इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे एक पार्टी की पकड़ धकड़ जारी है, वहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जब करेगा तो वो कौन उसके अंदर शामिल होगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ उनको ये इजाज़त ही नहीं दी जा रही कि वो कैंपेन करें, तो आप कैसे कह सकेंगे कि जो हम इलेक्शन करके आए हैं वो फ्री एंड फेयर है। ये आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पकड़ धकड़ हो रही है पीटीआई की, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे पीटीआई के अंदर? ज़्यादातर तो लोग बिहाइंड बार्स हैं, इनको हम कैसे देखें? विल दे भी मतलब ये डेमोक्रेटिक तो प्रिंसिपल्स के तहत तो नहीं हो रहे? देखिए, ये इलेक्शन डिपेंड करता है कि किन असूलों के तहत होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। मैंने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है 2019 वाला और फिर 2022 वाला, उनके मुताबिक तो ये डायरेक्ट मेंबर्स इलेक्ट करेंगे चेयरमैन को। अच्छा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वो मेंबर्स कोई पेपर बैलेट देंगे, वो खुद आएंगे। मेरे ख्याल में कि वो ये अपना शो ऑफ हैंड्स पहले हुआ था ना। शो ऑफ हैंड की तो दरमियान में एक अमेंडमेंट आई थी जो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जमा कराया हुआ है उसमें तो मेंबर्स ही वोट देंगे और वो इंटरनेट के ज़रिए भी वोट दे सकते हैं। अच्छा, तो इंटरनेट के ज़रिए जो वोट आएगा, हो सकता है कि बिला मुकाबला ही हो जाए चेयरमैन, कोई खड़े ही ना हो उनके मुकाबले में। अच्छा, तो हो सकते हैं, यानी कोई ऐसा। मगर आपके जो खदशात हैं जो आप अपने आर्टिकल में जाहिर करते हैं, अभी देखिए सब ने अपने जो कागजात हैं वो जमा कराने हैं, इलेक्शंस के गोशवारे जो है नुमाइंदों ने जमा करवाने हैं। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कर रही है पीटीआई की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बाकी पार्टीज़ की भी ऐसे होगी कि नहीं सिर्फ पीटीआई की होगी? नहीं, मैं समझता हूँ बाकी पार्टियों को होशियार होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये पैगाम जो उन्होंने दिया है ना, ये 23 नवंबर के फैसले में पीटीआई के इंतखाबात को, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कालअदम करार दे के, उससे मुझे ये लगा, ख़ासतौर पे 12 पेज का जो मैंने उनका फ़ैसला पढ़ा है, कि अब इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड हो गई है। ख़ासतौर पे जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, नया विंग बना था 2 साल में, उन्होंने सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज कर लिया है। अच्छा, उनके यानी हर मेंबर्स के जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे उन्होंने कंप्यूटराइज कर लिए हैं और एफबीआर के साथ भी उन्होंने लिंकेज कर लिया है। तो फिर जो भी कोई कंट्राडिक्शन अगर होगी तो वो फिर पकड़े जाएंगे। ये मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को भी और कैंडिडेट्स को भी मोहतात रहना चाहिए। जी, एहसान अफजल साहब, उन्होंने कहा कि जी तमाम सियासी जमातों को मोहतात होना चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ ये जो बैरोमीटर है ये पीटीआई के ऊपर ही लगेगा, ये हो सकता है कि आप लोगों की भी जांच पड़ताल हो। देखिए, अच्छी बात है, इसको जो है वो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए और इसकी बुनियाद के ऊपर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए कि ये कोई कंस्पिरेसी है और हमें टारगेट किया जा रहा है। देखें, उन्होंने मौका दिया कि आप 20 दिन में इलेक्शन करा दें और कंप्लायंस कर लें, तो अच्छी बात है। अगर वो इलेक्शन कराने जा रहे हैं और कंप्लायंस कर रहे हैं, और अगर किसी और जमात के इलेक्शन के तरीके में या अगर वो अपने आइन को नहीं फॉलो कर रहे, उसमें कोई तजाद निकलता है और ईसीपी उसको पिन पॉइंट करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कंप्लायंस की तरफ बढ़ें और चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और अगर वो इक्विप हो गई है ईसीपी कि वो बेहतर तरीके से स्क्रूटनी कर सके, तो ये जमहूरियत फिर आप बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रही है, वो पार्टिजान है, ये तो इल्जाम नहीं देंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि ये पीटीआई ने क्यों दिया, क्योंकि इनके पास 20 दिन थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपका निशान छिन गया है, उन्होंने कहा इलेक्शन करा ले, निशान को रिटेन कर ले, तो करा ले। कंप्लायंस के लिए काफी टाइम है। जो जमात पूरी कौम के अंदर इलेक्शन चाह रही थी वो अपनी पार्टी में भी करा दे, तो उसकी रेजिस्टेंस मुझे तो नहीं समझ आई। अच्छा, आजिज धामरा साहब, अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा कि देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो जब आप अपने नुमाइंदे जो अपने कागजात जमा कराएंगे तो वो बड़ी बारीकी से आपके भी कागजात को देखेंगे, जिस तरह के वो पीटीआई के कागजात को देख रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं होगा बाद में आप लोग ये कहेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ने अगर हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए तो वो फिर पार्टिजान है? देखिए, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ी देर काफी टाइम में सुन नहीं सका था प्रोग्राम टेक्निकल वजूहात के बुनियाद पर। आवाज जो
एहसन अफजल साहब ने बात की कि सीसीआई में पीपल्स पार्टी थी और उन्होंने सेंसस के अप्रूवल करने के लिए वोट दिया। देखिए ये किसी तरह ढकी छुपी बात नहीं है कि डिलिमिटेशन होनी थी, मगर उसके बावजूद हम ये कह रहे थे कि जो डिलिमिटेशन के जो टाइम फ्रेम है उससे हट के आप डेट और दे दें, हमें डेट दे दें। तो वो अभी तो डिलिमिटेशन चल रही है ना, तो फिर डेट कैसे आ गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से आ गई ना। यही तो डिमांड थी सिंपल हमारी पीपल्स पार्टी की। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि पीपल्स पार्टी की कोई गैर आईनी कोई डिमांड कर रही थी। और जहां तक आपने कहा स्क्रूटनी इतनी बारिक बीनी से होगी, नहीं वो आप गैर आईनी डिमांड तो नहीं कर रहे थे, मगर जाहिर है उसके बाद फिर सेंसस जो है वो अगर होता उसी लेटेस्ट सेंसस के ऊपर तो फिर डिलिमिटेशन तो फिर से होनी थी ना। तो आपको पता था कि अगर आप ये डिमांड करेंगे तो फिर इलेक्शन डिले होंगे, वो यही तो कह रहे हैं। आई एग्रीड के डिलिमिटेशन के शेड्यूल के बगैर से पहले डेट नहीं आनी थी, तो अब कैसे आई है? 8 फरवरी जो डेट आई है, और आपको ये मालूम होगा कि जब हम ये डेट की डिमांड करते थे तो पीएमएल-एन के दोस्त आपके टॉक शो में आके कहते थे नहीं जनाब फरवरी में इलेक्शन होंगे। उनको कैसे मालूम होता था? इनसे पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं इनसे। ये अहम सवाल है, आपको कैसे पता था कि जी फरवरी के अंदर ही इलेक्शंस होंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन्होंने जो है वो 30 नवंबर की जब डिलिमिटेशन की टाइमलाइन दी तो उसके अंदर आप जब 60 दिन ऐड करते हैं तमाम सबमिट होंगे, उनको बिल्कुल स्क्रूटनी करनी चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, जो काम है वो करे। अगर इलेक्शन कमीशन अपने डोमेन से हटके काम करेगा तो जाहिर है खुदा ना खास्ता इंडिविजुअल का भी कोई फॉर्म रिजेक्ट होगा और वो समझेगा कि एसीपी ने नहीं। मगर जो आपने सवाल किया है ना वो बड़ा अहम सवाल है कि एहसान अफजल साहब, आप लोगों को कैसे पता था कि फरवरी के अंदर इलेक्शंस होंगे? देखिए इस सारे मामले को इतना कॉम्प्लिकेट बिला वजह कंफ्यूजन फैलाने के लिए और अपने सियासी बयानिए के लिए किया। इन्होंने कहा था 90 दिन में इलेक्शन करा दें। 90 दिन का फैसला कि इलेक्शन होना है सेंसस के बाद या नहीं होना वो ईसीपी का था, क्योंकि डिलिमिटेशन का स्केड्यूल उन्होंने देना था। पीपल्स पार्टी के कहने पे तो नहीं उन्होंने देना था, उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने टाइम के मुताबिक सुन लें जरा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, एक मिनट जरा मेरी बात मुकम्मल हो लेने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के तहत उन्होंने जो लगा उन्होंने डेट दे दी। अब हमें कैसे पता लगा कि फरवरी में इलेक्शन होगा? क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद आप 60 दिनों के अंदर आपने इलेक्शन कराना है, वो डेट बनती थी। तो पहले दिन से जब ईसीपी ने डिलिमिटेशन का स्केड्यूल दिया तो उसके अंदर हम लोगों ने जो हमें अंदर की खबर थी वो ये थी कि डिलिमिटेशन के 30 नवंबर के बाद आप 60 से उसको ठीक है। तो वो आप मैथ्स कर रहे थे, मतलब सिंपल एक लॉजिस्टिकल बात आप हमें बता रहे हैं। मगर एक बात बताइए मुझे एहसान अफजल साहब, अभी फैसल वाडा साहब ने एक टॉक शो में कहा है कि ये भी मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस भी चले जाएं। तो इस हवाले से आप लोगों की कोई मुशावरत, कोई बात हो रही है कि अगर इलेक्शंस मजीद डिले होते मियां साहब वापस जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब बहुत कुछ कहते रहे हैं जो कि नहीं सच साबित हुआ। ये बात तो वो भी अभी सही है, भी वो जो है वो मियां साहब यहाँ जाने के लिए वापस नहीं आए। मियां साहब वजीर आजम बनने के लिए वापस आए। अवाम उनको वजीर आजम बनाएगी, अपनी वोटों की ताकत से बनाएगी, और इंशाल्लाह ताला वो यहाँ जो जिलावतनी उन्होंने काटी, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, वो भी उसका भी जो है अदालतों से इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ की उम्मीद है। तो अल्लाह खैर करे, ही इज हियर टू स्टे। ओके अहमद बिलाल साहब, अब जब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आप इलेक्शन की मॉनिटरिंग भी करेंगे यकीनन, मुझे ये बताइए कि इस माहौल के अंदर एक होती है प्री इलेक्शन रिगिंग, और वो हमने ज़्यादातर देखी है जो माजी में इलेक्शंस जो गुजरे हैं। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? बस उतनी ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जितनी माजी में मिलती रही है। अच्छा, उससे कुछ हट के नहीं होगा? आप नहीं समझते कि पीटीआई के साथ, पीएमएलएन के साथ जो ज्यादती हुई पिछली 2018 में, उनसे ज़्यादा ज्यादती हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल में कुछ इसको नापना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए पीएमएलएन के साथ भी जो कुछ हुआ, उसके बाद मेड श्योर कि पीएमएलएन तो इंतखाब ना जीते, और ये भी अब अगर किसी पार्टी के साथ कुछ हो रहा है तो उसका भी टारगेट यही होगा कि ये पार्टी तो ना जीते। तो उसमें कोई 2 सीटें कोई ज़्यादा ले लेगा, कम ले लेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टारगेट माजी में जो प्री पोल का होता रहा है रिगिंग का, वो ये था कि ये पार्टी जिसको हमने हटाया है दोबारा ना आए। और ये देखिए सारे इलेक्शंस के अंदर ये बात कॉमन है कि जिसको हटाया गया है उसे दोबारा नहीं आने दिया गया नेक्स्ट इलेक्शन में, उसके बाद ही आया है। ये पिछले आप 11 इलेक्शन सारे देख लें,
हर एक इलेक्शन में जिसको हटाया गया उसको इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शन में नहीं जीतने दिया गया। तो फिर 88 से शुरू कर लें आप। तो फिर वो सही कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, लाडला, कभी उनको लाडला कह रहे हैं, कभी इनको लाडला कह रहे हैं। तो लाडले तो फिर पंजाब की पार्टियां हुई ना, सिंध की तो ना हुई। लाडला तो पता नहीं है, लेकिन जो मखजूब है वो पता है कि जिसके ऊपर गुस्सा है वो मालूम है हमें। अच्छा, लेकिन लाडला कौन है इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता। यही बात बड़ी अहम है आजिज धामरा साहब, अभी तक ये नहीं हमें पता कि लाडला कौन है, किसके ऊपर जो है गुस्सा है वो बड़ा वाजे है। देखिए जो तरीक़ेकार है आप उससे अंदाजा लगा लें ना, आप थोड़ी एनालिसिस कर लें तो बस आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप अपने दे दें। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सिंध की लीडरशिप थी, हमारा तो मुतालबा ही ये रहा था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है और 2008 की गवर्नमेंट भी शहीद बीबी की कुर्बानी थी जिसके बाद हमारी हुकूमत आई, और उसमें 2013 के बाद हमारे छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग पे बम धमाके होते थे, बिल्कुल। बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा जी। बावजूद कि हम इलेक्शन में मौजूद थे, हम ये भी इलेक्शन करेंगे और रैंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान मुतमिन नहीं हो सकता किसी भी रैंकिंग का, चाहे वो प्री पोल हो या बाद की हो। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी रैंकिंग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसान अफजल साहब आपका भी, अहमद बिलाल साहब आपका भी। यकीनन आप इस इलेक्शन के ऊपर जो है नज़र रखे हुए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त के ऊपर हों, चूँकि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेकाम आना है माशी और सियासी, तो उसके लिए इलेक्शंस वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।